2013 की शाम 7-7:30 बजे से लेकर 9 बजे के दरमियान एक वाक़या पेश आया औरंगी टाउन के इस इलाके में, जहां 2 अफराद को मुबैना तौर पर डाकू करार देकर अवाम ने इतना मारा, इतना तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो मर गए, वो हलाक हो गए। हम लोग इस इलाके में अभी मौजूद हैं और हम इसके जो इर्द गिर्द जितने भी अफराद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये पीछे मेरे वो दुकान है जहां डकैती की कोशिश की गई और मुजाहिमत पर या डकैती जब नहीं हो सकी तो अवाम ने मुश्ताइल होकर 2 डकैत को इतना मारा कि वो हलाक हो गए। आप देख सकते हैं ये खून का पूरा निशान आपको नजर आ रहा है। पीछे अगर कैमरा करें तो वो गाड़ी जलाई गई। अगर आप इधर इर्द गिर्द देखें तो आपको दिखाई देगा कि दुकानें सारी बंद है। एक तो मगरिब का टाइम हो रहा है, ऊपर से इधर सन्नाटा सा लग रहा है। सामने एक क्लिनिक है जो कि 2 बजे बंद हो जाती है। हम इधर के इलाके के अफराद से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है, उस दिन हुआ क्या था, असली में डकैती हुई थी कि ये गलत फहमी का शिकार भी कुछ कभी कभी लोग हो जाते हैं। क्या ये गलत फहमी थी और जिसकी वजह से 2 अफराद अपनी जान से चले गए। इन लोग मस्जिद आए हुए थे 3-4 दिन पहले, लूटा इन लोगों ने, उसके बाद लूटा इन लोगों ने, उसके बाद पब्लिक ने पकड़ा, इन लोगों को मारा। 1000 आदमी लोग ने मिलके मारा। अच्छा, किधर मारा उनको? इसी रोड पे मारा। 5000 आदमी थे। अब 5000 आदमी को कौन देखेगा। अच्छा, मुझे बताएं कि वक्त क्या था? वक्त यही था कि तकरीबन 10 साढ़े 9 बजे के टाइम, 9-10 साढ़े। तो किसी ने उनको बचाने की कोशिश नहीं की? डाकू ने जख्मी कर रहा है और एक बंदा गोली मार रहा है। उस टाइम में कौन किसी को बचाएगा। ये दुकानदार जो है इनसे पता करते हैं कि क्या उस दिन हुआ था। हाँ, 2 डकैत मुबैना तौर पे लोगों ने मारा। आप उस वाक़े की कुछ तफसीलात बताइए हमें। सबसे तो ये फायरिंग की जो आवाज़ मिली तो मैं यहाँ नीचे बैठ गया, जब अचानक एक आवाज़ मिली फायरिंग की। अच्छा, कितने बजे का वाक़या है ये? 8:30-9 का तकरीबन हो रहा था ये। तो कितनी फायर सुनी आपने? 2 फायर तकरीबन 2 फायर सुने। उसके बाद उठा तो फिर लोग के हुजूम हो गए, डाकू चोर चिल्लाने लगे, पकड़ने लगे, रश हो गए। फिर इसी भगदड़ मैंने दुकान पे जल्दी बंद करने लगा। बंद करके फिर हम लोग काफ़ी रश लगे थे, उसको फिर समझ में नहीं आया क्या हुआ नहीं हुआ, उसको पता नहीं। जी भाई, सामने को उस दिन क्या हुआ था? 6 बार यहाँ पर वारदातें हुई हैं। 6 बार हो चुकी इस दुकान में, जिस दुकान के बारे में आप लोग यहाँ पर आए। और प्लस ये कि अक्सर यहाँ पे चिंता वगैरह रात को होती रहती हैं कि आउटडोर के लड़के लोग होते हैं, बाइक पे होते हैं, सन्नाटा हो जाते हैं, दुकानें यहाँ जल्दी 12-12:30 बजे ऑफ हो जाती है। अब लोग सर्दी के दिन इत्तेफाक के लोग घरों में होते हैं, जो लोग मुसाफिर होते हैं वो लुट जाते हैं, बेचारे चीनी चपटी हो जाती है। 30 दिसंबर 2013 की शाम को जो 2 मुबैना डाकुओं को पब्लिक ने मार दिया और उस जगह पे, उस जाए वक़्त हम खड़े हुए हैं। अब हम उन लड़कों की फैमिली के पास जाते हैं और उनका मौक़िफ़ लेते हैं कि उनको इसके बारे में क्या पता है और वो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बाबर और बहादुर, चचा और भतीजा, दोनों घर से निकले और वापस नहीं आए। कुछ घंटों के बाद पता लगा कि 2 डाकुओं को अवाम ने बहुत मारा है और शायद उनकी मौत हो गई है। वो 2 डाकू कोई और नहीं, बाबर और बहादुर थे। उनकी फैमिली के पास हम लोग आए हैं, उनकी फैमिली से हम बात करेंगे। आप क्या कहेंगे भाई? क्या कहूँगा, मेरी तो दुनिया ही लुट गई, मेरा कायनात तबाह हो गई। मेरा तो एक ही बच्चा था जिसको जालिमों ने कत्ल कर दिया। कत्ल भी इस तरह भयानक तरीके से किया है, मौत तो बरहक के उसने तो आना था, लेकिन इस तरीके से, इस तरह इज्जतनाक तरीके से मैंने तो आज तक किसी का दिल भी नहीं दुखाया। मैंने तो किसी मुलाजिम को भी थप्पड़ नहीं मारा। अगर कभी किसी से ज्यादती कर दी, जरा सी गलती कर दी तो भी माफी मांगी, लेकिन मेरे साथ जुल्म किया गया है। तो जब ये वहाँ पर मेरा भांजा पहुँचा है वकू की जगह पर, 2 डेड बॉडियाँ पड़ी थी। जब एक डेड बॉडी थी बहादुर अली की और दूसरा बाबर अली कुरैशी की, सांस से कुछ समथिंग बाकी थी। और जब कामरान ने लोगों को के मजमे में को चीरता हुआ जब आगे बढ़ा और बाबर को उठाया तो बाबर ने आखिरी हिचकी ली और वो वहाँ ख़त्म हो गया। जब
जब मेरा भांजा वहाँ पहुँचा था आमिर अली, तो आमिर अली ने बताया कि वहाँ पर बाइक जल रही थी और एक मोबाइल खड़ी हुई थी, तीन एम्बुलेंसेज खड़ी हुई थी। एक मोबाइल मोमिनाबाद थाने की 3 एम्बुलेंसेज खड़ी हुई थी। कुछ लोग जो वहाँ पर रहनी शायद गवाह हैं, क्योंकि एरिया करीब का ही है। कुछ हम लोगों ने भी मालूमात करवाई तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ उन्हें तो किसी ने बाहर से आके कत्ल करा था, मारा था और वो चले गए थे, मोहल्ले इलाके वालों ने नहीं मारा। सबके अलग अलग बयान है। कुछ का कहना यह है कि वो बाइक तेज चलाता हुआ जा रहा था तो सामने दुकान वाले ने उसे गाली दी कि बाइक स्लो चला। वो बाइक पर ही बैठा था, बाइक से उतरा भी नहीं। उसने रिटर्न में उसे भी गाली दी तो अंडे वाले ने उठा के उसके ऊपर अंडे फेंके और उसकी बाइक फिसल के नीचे गिरी और उनके ऊपर कातलाना हमला कर उन्हें उठा के ले गए कारखाने में रस्सियों से बांधकर और उनके सर ऐसे कुचले जैसे बलाखों और ईंटों से कुचले जाते हैं, लोहे के राडों से तोड़े जाते हैं सर। उनके आपको हमने तस्वीरें दिखाई, उनके चेहरे पे कुछ भी नहीं था, ना आँख थी, ना नाक था, ना होंठ, जबड़े तक रोड पे पड़े हुए थे। वहाँ जब उनको ला के डेड बॉडियाँ फेंकी गई, क्या ये इंसानियत है? उनके कुछ भी नहीं था। अगर डाकू, मैं सिंपल सी बात करती हूँ, अव्वल तो वो डाकू नहीं थे, नहते थे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। मैंने उनको लोगों को हटाया और मैं बीच में गया तो मेरा भाई और भतीजा वहाँ पड़े हुए थे, जिस पे मैं चीखा तो लोग भाग गए। जब मैंने बाबर जोर से पुकारा, बाबर कामरान मेरे साथ था, भाई मेरा बड़ा, मैं एम्बुलेंस लेने के लिए गया हूँ। एम्बुलेंस 3 एम्बुलेंस है, पुलिस मोबाइल के पीछे खड़ी हुई थी। मैं एम्बुलेंस में बैठा, छिपा एम्बुलेंस थी, उसका रिकॉर्ड आबासी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। ड्राइवर इस बात की गवाही देगा। मैंने ड्राइवर से कहा कि चलो वहाँ से उनको उठाना है, तो वो मुझे कहने लगा कि पुलिस मुझे आगे नहीं जाने दे रही, एम्बुलेंस को पुलिस आगे नहीं जाने दे रही। तो मैं अहमद भट्ट को कातिल कह रहा हूँ। मैंने अहमद भट्ट को, जब मैंने उनको डाला, बाबर, मैंने एम्बुलेंस वाले पे चढ़ाई भी की। वो वक्त ऐसा था कि मैंने उसे गालियाँ भी दी कि मेरा भाई और भतीजा वहाँ पड़े हुए, उनको उठाओ। मैं बाबर को लेके आया, बाबर में सांस से थी, बाबर हॉस्पिटल आया, अली वहाँ एक्सपायर हो चुका था। बाबर वहाँ 5-7 मिनट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुई, बाबर को 3 इंजेक्शन लगे मेरे सामने। मैंने वहाँ पे पर्चा, अपने नाम का रिश्ता बताया जाता है कि आपका कौन है, तो मैंने भाई बता के बाबर का वहाँ से पर्चा भी बनवाया, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी हुई। उसके बाद जब बाबर भी एक्सपायर हो गया तो अहमद भट्ट आया। अहमद भट्ट से मैंने कहा कि अहमद भट्ट, तूने मेरे दोनों भाई और भतीजा दोनों मरवा दिए। तो उसने मुझसे गलत बयानी की आगे से कि मैं तो इनको पब्लिक से निकाल के लेके आया हूँ हॉस्पिटल, जिस पे हमारी उसकी बीमारी भी हुई, आपका मीडिया भी वहाँ मौजूद था। अहमद भट्ट ने जब देखा कि हम बिगड़ रहे हैं तो अहमद भट्ट भाग गया वहाँ से। कल मैं एसपी के पास भी गया था इसी मसले पे, एफआईआर नहीं काटी गई उनके खिलाफ अभी तक। हमने एहतजाज भी किया, थाने के आगे लाशें रख के हमने मुर्दों को अजियत भी दी, लेकिन अहमद भट्ट के खिलाफ एफआईआर नहीं काटी गई। अगर आपको कुछ कहना है तो मैं अपने बेटे का इंसाफ मांगती हूँ। मेरा मासूम बेउज़र था, आज यहाँ तक वहाँ बात पहुँच जानी चाहिए जिन्होंने मेरे मासूम का सर कुचला, उनके चेहरे बिगाड़ दी। अल्लाह उनके औलादों को भी इसी तरह कफन पहनाएगा। जितने मोबाइल और पुलिस वाले खड़े थे, अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जैसे मेरे लाल ने कफन पहना, अल्लाह पाक उनके लालों को भी इसी तरह कफन पहनाएगा। मेरा मासूम 17-16 साल का था, मेरे एक ही बेटा था, 4 बच्चों का भाई। जो ये का वास्ते मेरे बच्चे को डकैती नहीं बोलो। जिसने मेरे बच्चे को डाकू बोला है, हर घर से बच्चा निकलेगा डाकू बन के। जो बोलेगा अल्लाह पाक उसके बच्चों को डाकू बनाएगा, उनके बच्चों पे कफन डालेगा। आप मुझे ये बताएं, अगर वो डाकू था, जब उसे पकड़ा गया था तो उस वक्त उसके पास पिस्टल नहीं थी, उसके पास पैसे थे, कहाँ से कहाँ गई वो सब चीजें ला के दिखाए ना हमें, ताकि हम माने हाँ ये सही बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं था, फिर भी वो डाकू थे। आप बता तो दे हमें, कुछ था उनकी जेब में? बाबर की सैलरी उस दिन आई थी और वो कह रहा था कि अम्मी मैं जा रहा हूँ। पुप्पो ने कहा आलू गोभी बना खा लो बाबर। बाबर ने कहा नहीं, हम दोनों जा रहे हैं, चिकन टिक्का खाएंगे। जाके पुप्पो के घर जा रहा था, बड़ी वाली पुप्पो के।
अमीनाबाद पुलिस स्टेशन के SHO अहमद भट्ट के पास हम लोग आए हैं उसी केस के हवाले से, जिस केस में विक्टिम्स की फैमिली ने ये एलिगेशन लगाई है कि अहमद भट्ट के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए क्योंकि ये उनके मर्डर में इन्वॉल्व हैं। तो अहमद भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो 30 दिसंबर 2013 को जो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स हमें बताएं। इसकी डिटेल ये मैडम कि हमें 15 पे कॉल मिली। मैं उस वक्त इलाका पेट्रोलिंग पे था अपनी प्राइवेट कन्वेंस में, और एक मेरी मोबाइल जो है वो इस तरफ हमारा ताहरी मस्जिद का एरिया है वहाँ पर थी। तो जैसे ही हमने कॉल सुनी कि जी एक दुकानदार को दौरान डकैती मुजाहमत पर गोली लगने से ज़ख्मी हुआ है और डकैतों को पब्लिक ने पकड़ा है और उनको तशद्दुद कर रही है। रूटीन है, आपको पता है अगर डकैत पकड़े जाते हैं तो उनके साथ जो मामला होते हैं। तो यहाँ से जब वहाँ हम पहुँचे तो मेरे से पहले मेरी मोबाइल पहुँची है। वहाँ पे पब्लिक इतनी मुश्तैल थी कि उन्होंने मोबाइल पर पथराव भी किया, जिसमें 1-2 जवानों को पत्थर भी लगे, गाड़ी का शीशा भी डैमेज हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस से मतलब जो वहाँ पर पहुँच चुकी थी उनके ज़रिए उनको पिक करने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक ने पहले अटैम्प्ट में एम्बुलेंस को भी नहीं उठाने दिया। अच्छा, क्योंकि फैमिली की एलिगेशन ये है कि पुलिस ने रेजिस्ट किया, पुलिस ने एम्बुलेंस को उठाने नहीं दिया। पुलिस की तरफ से नहीं, पब्लिक ने उनको रोका है। पब्लिक इतनी मुश्तैल थी कि पब्लिक ने एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया गया। फिर उसके बाद वहाँ अहले इलाका के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनको भी हमने अपने साथ लिया और लेके मेरे मोबाइल अफसर ने उनकी मदद से एम्बुलेंस में वो बॉडियाँ वहाँ से उठाई हैं। जो ज़ख्मी थे उनको उठाया और उठा के स्ट्रेट वे हॉस्पिटल लेकर गए। मैं समझता हूँ कि ये उनकी फैमिली का एलिगेशन बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ कोई अपना सियासी कह लें कि कोई किरदार अदा करना चाह रहे हैं, या हो सकता है वो बल्दियाती इलेक्शन जैसे करीब आ रहे हैं तो उसमें वो वोटिंग के हवाले से कि जी, हालांकि उनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी है। गुलशन मेमार थाने में 2 उनकी डकैती की FIR हैं जिसमें वो बंद हो चुके हैं। सईदाबाद थाने में वहाँ पे 2 डकैती की FIR हैं और 13D की FIR हैं, उसमें वो जेल भी गए। जेल का भी रिकॉर्ड हमारे पास है, CRO का भी रिकॉर्ड है हमारे पास, तमाम चीज़ें हमारे पास ऑन दी रिकॉर्ड है। उनका ये एलिगेशन था कि ये पब्लिक अगर अटैक करती तो वो पूरी बॉडी पर अटैक करती। ये उनका कहना ये था कि कहीं उनको उठाया गया है, उनको टॉर्चर करके फिर बॉडी को वहाँ डिस्पोज ऑफ किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद हैं, वो मेडिकल आपको बताएगा MLO साहब। और प्लस वहाँ पे इलाके के लोग या जिस मुद्दई के साथ जिसको टांग पे गोली लगी और ज़ख्मी हुआ है वो और अहले इलाका के लोग आपको बेहतर बता सकते हैं कि इनको यहाँ से कोई लेकर गया है या नहीं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ वो हमारी इतलात के मुताबिक जो हमने बाद में इन्वेस्टिगेशंस की हैं उसमें जैसे ये डकैती करके निकले हैं पब्लिक ने वहाँ पे इनको घेर लिया और वहीं पे मारा और ये वहीं पे थे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वहाँ से कहीं खुदा न खास्ता इनको कोई उठा के लेकर गया हो और घंटे बाद लाया हो। तो ऐसा हमारे सामने अभी तक कोई ऐसी हकीकत नहीं आई है, ना इसकी कोई हमें गवाही मिली है कहीं से। तो फिर वो फैमिली आपके खिलाफ क्यों कह रही है FIR दर्ज करने को? अब वो अगर कहते हैं तो कहते रहे, मैं वो बात करूंगा जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड बात। मैं तो उनको जानता तक नहीं, ना मेरी उनसे कोई पहले मीटिंग थी, ना पहले कोई मुलाकात थी, और ना ही मुझे पता है कि ये मरने वाले या जो टॉर्चर पब्लिक जिनको कर रही है कौन है। सिर्फ इतना मैंने सुना कि ये डकैत है, डकैती कर रहे थे। वो तो तमाम हकायक हमारे सामने बाद में आए। वो अब जो कर रहे हैं तो वो उनकी मर्जी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। मैं किसी के मुंह तो बंद नहीं कर सकता। तो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, बाकी मज़ीद जो भी होगा वो SIO साहब हैं वो तफ्तीश कर रहे हैं। और वो जो मुद्दई जिसको गोली लगी है वो परस्यू कर रहा है इस केस को? बिल्कुल कर रहा है। उसने आज भी एक एप्लीकेशन, बल्कि मैं एक और चीज़ आपको वाज़ेह कर दूँ, आज मुद्दई की वालदा की तरफ से एक एप्लीकेशन सबमिट की गई है थाने में कि ये फैमिली यानी कि जो डकैत मारे गए हैं उनके भाई और कुछ लोग आते हैं और आके हमें थ्रेट कर रहे हैं कि तुम इस FIR से बैकअप हो जाओ। तो इसमें क्या क्या एविडेंस आपको उनके खिलाफ मिले? इसमें मुद्दई मौजूद है जिसकी टांग पे गोली लगी है। अहले इलाका के जो उसके दाएं बाएं के दुकानदार हैं, अहले मोहल्ला के जो लोग हैं जिन्होंने वो वाक़या देखा है, उन्होंने खुद आके यहाँ पे अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाएं। तो आपके पास आई विटनेस अकाउंट्स भी हैं? जी बिल्कुल है। और असलहा कुछ बरामद हुआ? एक टीटी पिस्टल वहाँ से मिला था मौके से, जो जिससे गन शॉट किया गया था फजल करीम नाम का जो दुकानदार है उसको।
वो पिस्टल भी हमारे पास है, हमें मौके से मिला है, वहीं से मिला है। 30/12 को 8:45 बजे के टाइम पे सेक्टर 11E, ये इस्लाम नगर का इलाका है, फजल करीम नामी शख्स का मुर्गी के अंडों का दुकान है। वहाँ पे 2 मुसल्लह शख्स, जिसमें एक के पास पिस्टल था, सलवार कमीज़ पहना हुआ था, अंदर गया और उसको हैंड्स अप किया। उसके जेब से 27,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन वो निकाला। फिर जाते वक्त उसके साथ भाई की दुकान है, उसको जब हैंड्स अप किया, लोगों ने शोर शराबा किया, काफ़ी लोग जमा हुआ। वहाँ पे जमा होने के बाद उसने जो शोर शराबा किया, एक मुलजिम ने जो शलवार कमीज़ पहना हुआ था उसने फायर किया, जो फजल करीम के बाएं रान पे गोली हिट हुआ और आर पार हो गया, वो भी अस्पताल चला गया। उसके बाद काफ़ी हुजूम लोगों में इश्तियाल पाया गया, काफ़ी लोग 2,5-3 हज़ार लोग तकरीबन आबादी, तो बाज़ार नुमा इलाका है वो, दोनों को रोड रवां दवा रोड, वहाँ पे लोग जमा हो गए और इसी दोनों डकैतों को, डाकुओं को, इनको तशद्दुद करके मार दिया। पुलिस जब गया, पुलिस पे भी काफ़ी पथराव हो गया, पुलिस नहीं जा सका। पुलिस ने काफ़ी कोशिश किया, हमारा SHO साहब ने काफ़ी कोशिश किया, फिर रेंजर आया, इलाका बहुत डिस्टर्ब हो गया था। उसके बाद लाशों को उठा के अब्बासी अस्पताल लेके गया। अभी वहाँ के लोग और ये जो 2 डकैत मारे गए हैं, ये मुख्तलिफ थानों में, गुलशन मेमार में, सईदाबाद के थाने के मुकदमों में ये बंद हुए। इसी डकैती का पुलिस मुकाबला हो रहा है। 30 दिसंबर 2013 को चचा भतीजे घर से निकले मगर वापस नहीं आए। उनको रास्ते में ही हलाक कर दिया गया और बाद में पता ये लगा कि अवाम ने उनको डकैत समझकर इतना तशद्दुद किया कि वो हलाक हो गए। उनकी फैमिली के पास भी हम गए। उनकी फैमिली का मौक़िफ़ ये था कि SHO मोमिनाबाद अहमद भट्ट के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए, क्योंकि उनके ख़्याल में इस हलाकत के पीछे उनका हाथ था। हम SHO अहमद भट्ट के पास भी आए, उनसे उनका मौक़िफ़ भी लिया और ये पता लगा कि अवाम ने उनको डकैत समझकर इतना तशद्दुद किया कि वो हलाक हो गए। हमारी क्राइम सीन की टीम की तरफ से ये अपील है अवाम को कि अगर आप किसी भी डकैत को या किसी भी ऐसे फर्द को पकड़ते हैं जो किसी भी जुर्म में मुलव्वस हो, तो खुदारा पुलिस को कांटेक्ट करें। कानून अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस को अपना काम करने दें और कोर्ट्स को अपना काम करने दें। इसके साथ ही क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए सामा।